फटाफट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब जनपद में ही एक ऐसा ट्रॉमा सेंटर खुला है जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां सभी को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के रोगों का उपचार हो सकेगा। आपको बता दें कि अस्पताल शहर के मऊ रोड पर जयरामपुर में मुख्य रोड पर स्थित है और अस्पताल तो वैसे काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज अस्पताल का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर सुभाष सिंह के पिता के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पूर्व सांसद संतोष सिंह भी उपस्थित थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह व उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा सिंह ने आगंतुक सम्मानित जनों का स्वागत किया। अब सुनाते हैं कि अस्पताल के बारे में डॉक्टर सुभाष सिंह व उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा सिंह ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो ग्लोबल परिवार की तरफ से सारे आजमगढ़ वासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक आजमगढ़ के इस हॉस्पिटल का सवाल है, जो मेरी अभी तक नॉलेज है, आजमगढ़ में ये सबसे पूर्ण हॉस्पिटल है इस समय, क्योंकि अब हमारे साथ जो है सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं। हमारे मेडिसिन में डॉक्टर निखिलेश चतुर्वेदी हैं, इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर शिप्रा खुद गायनकोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा मैं खुद प्लास्टिक सर्जन, अब एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर धीरज पाटिल भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, और डॉक्टर आशीष वर्मा यूरो सर्जन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके अलावा ENT, ऑफ्था, डेंटल, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट डॉक्टर अली हसन हम लोग के साथ हैं। तो इस तरह से एक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, आर्थो, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी और सारी फैसिलिटी एक तरह से यहाँ पे एक छत के नीचे आपको आजमगढ़ वासियों को मिल पाएगी। और इसके लिए आजमगढ़ वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसमें हमें सहयोग किया उन्होंने, और पुराने ग्लोबल के बाद हम इस नए ग्लोबल की ओर शुरुआत किए हैं। और जो भी हो सकता है हम इस पूरे समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और जो भी हो सकता है एक सस्ते और सुलभ रूप से, सुचारू रूप से हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी जनपदवासियों के सहयोग की भी आकांक्षा है। आज मेरे पिताजी द्वारा, जो मेरा पूजनीय हैं, उनके उद्घाटन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इस फैसिलिटी को हम और इम्प्रूव करके बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ नए इक्विपमेंट भी इस हॉस्पिटल में ऐसे हैं, जैसे पुराने पद्धति पर लोग इलाज कर रहे हैं, तो कुछ डेफिनेटली यहाँ न्यूरो सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, तो हम हर तरह से, जैसे मैं नए में हेयर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहा हूँ। न्यूरो सर्जन है तो न्यूरो सर्जरी की सारे जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे होंगे। यूरो सर्जरी से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के हॉस्पिटल हैं वो है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो भी है, डॉक्टर सिप्रा यहाँ पे अपना इलाज कर रही हैं। गायनी में भी जो भी हाईएस्ट टेक्निक है वो होगा। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि IVF वगैरह सेंटर को इसको डेवलप किया जाए और एडवांस किया जाए, और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या सुविधाएं हैं, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि डायलिसिस यूनिट भी हमारे यहाँ खुल गई है, तो जो भी किडनी की गंभीर समस्याएं हैं वो उसका भी उपचारण होगा यहाँ पर। और पैथोलॉजी भी हमारे यहाँ है। एक्सरे की सुविधा भी हमारे यहाँ IPD में ही है। तो एक ही छत के नीचे डायलिसिस, पैथोलॉजी और एक्सरे की सारी सुविधाएँ हैं। और तो सब थाना क्षेत्र के सेनपुर बाजार में चोरों ने नकब लगाकर हाथ साफ किया है और जांच में पुलिस अब जुट गई है। यह खबर अतरौलिया से है, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र की सेनपुर निवासी सुभाष विश्वकर्मा पुत्र मुरली विश्वकर्मा की सेनपुर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। आज सुबह जब सुभाष विश्वकर्मा अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रात में ही चोरों ने उनकी दुकान में नकब लगाकर सामान गायब कर दिया है। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुभाष से प्रार्थना पत्र लिया और जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर जब सुभाष विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी दुकान से 10 कीपैड मोबाइल, 3 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, कुछ SD कार्ड्स, बैटरी आदि स्पेयर पार्ट्स गायब हैं। साथ ही जब यह पूछा गया कि उनको किसी पर शक है तो उन्होंने कहा कि मेरी दुकान में मोबाइल के कुछ खाली डिब्बे रखे हुए थे जिसे हाथ भी नहीं लगाया गया। ऐसे में इस तरह की घटना का शक कुछ स्थानीय लोगों पर है। इस घटना में हुए नुकसान के बारे में पूछने पर पता चला कि लगभग 40,000 का सामान उनके दुकान से गायब हुआ है। इस मौके पर क्या कुछ कहा सुभाष विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग सुबह दुकान खोले हैं तो देखे हैं कि दुकान का सारा सामान गायब है, तो अंदर जाके देख रहे हैं तो पीछे नकब लगी है, और नकब लगा के पूरा दुकान का सारा सामान, मोबाइल वगैरह जो हमारा स्पेयर पार्ट था, एक लैपटॉप था, सब गायब यहाँ से कर दिया गया। तो आपने इसकी सूचना थाने पर दी है? हाँ, सूचना 112 पे हमने कॉल किया तो 112 से फिर आए। इसके बाद थाना अध्यक्ष भी आए थे और रिपोर्ट वगैरह FIR दर्ज करके ले गए सब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या देंगे, आश्वासन यही दिए कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, कैसा करता है, तो आप लोग जानते ही हैं। कितना आपका लगभग नुकसान हुआ होगा? क्या क्या गायब हुआ है? नुकसान हमारा लगभग 8-10 मोबाइल सेट थे और 3 स्मार्टफोन थे, बाकी 10 कीपैड फ़ोन था
और लैपटॉप थे, बाकी मेमोरी हमारा, चार्जर, बैटरी और स्पेयर पार्ट वगैरह थे, लगभग 30-40 हज़ार का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि कुछ डब्बे वगैरह आपने रखा था, उसको किसी ने टच नहीं किया, तो आपको किसी के ऊपर शंका है ऐसा कुछ? अब होगा तो कोई जानकारी कि जो है के बारे में पूरा टोटल जानकारी, उसको कहाँ सामान कैसा क्या रखा गया है, आने जाने के बारे में बाकी सारी डिटेल उसको जानकारी मालूम होगी, तभी तो ऐसा कर पाएगा। और ये सीरियल से आप देख लीजिए, यहाँ से जो खाली सेट के डब्बे थे सब टोटल ऐसे लगे हुए हैं, बाकी जिसमें भी हम फ़ोन वगैरह रखे थे सब पूरा टोटल गायब है यहाँ से। तो आपको किसी के ऊपर शक या ऐसा कुछ है? नहीं भैया, ऐसा शक तो हम कर नहीं सकते फिलहाल, लेकिन जो भी है जानकारी है और आसपास का ही आदमी बंदा है जो भी। जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज महाराजपुर दलित बस्ती में कोरोना जन जागरण अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क भी किया गया। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा नेता व नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह दलित बस्ती में कोरोना जन जागरण अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के बीच मास्क का वितरण भी समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बताते चले कि इस अभियान में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, मुकेश गिरी, अभि यादव, सोनू यादव व प्रिंस सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलरामपुर जनपद के थाना ललिया अंतर्गत रतोही गांव के पास एक युवक रिंकू तिवारी की धारदार हथियार से हत्या कर शव फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतक के खून से लथपथ शरीर पर कई जगह गहरे जख्म मौजूद हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हत्यारों ने कितनी निर्ममता पूर्वक युवक की हत्या की है। इस खबर से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम एवं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। युवक की हत्या क्यों और किसने किया, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी के साथ साथ हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए भी प्रयास तेज कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि जल्द ही अभी हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। आज थाना ललिया के ग्राम रतोही में एक युवक की प्रातःकाल हत्या कर दी गई है, जिसका नाम रिंकू तिवारी है। इसमें सभी पहलुओं को छानबीन की जा रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही हम घटना का अनावरण कर लेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना महामारी के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। साथ ही कहा कि कोरोना टीकाकरण की शुरुआत का मतलब यह नहीं कि हम एहतियात बरतना छोड़ दें, हमें मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करते रहना है। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र याद रखें। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर समस्त देशवासियों को प्राप्त हुआ है। अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102
हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अवसर पर उन सभी को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आज जब वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पूरे देश के अंदर एक साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को इसके साथ जोड़ा गया है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में यह वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि
हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उस सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, जब बारी आएगी तभी हर व्यक्ति अपनी वैक्सीन के लिए जाएगा। इससे पहले कोई भी अनावश्यक रूप से टीकाकरण का प्रयास नहीं करेगा। जब जिसकी बारी आएगी उसके लिए क्रम तय कर दिया गया है और उसी क्रम से हर व्यक्ति अपना वैक्सीन लगाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना चेन के संक्रमण को रोकना है, उसको तोड़ना है, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार ने एक उसके लिए गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन हर एक व्यक्ति को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आज उच्च न्यायालय में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से एक याचिका दाखिल की है, जिस याचिका में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी गठित की थी, जिसमें किसानों के खिलाफ कानून को देखते हुए और किसान हित में और किसान जिस तरह से आंदोलनरत है उनके हालात को देखते हुए पंजाब व हरियाणा के किसानों के हित में किसान नेता मान सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब कमेटी में सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं। अब उन 3 सदस्यों का हाल यह है कि वह कहीं ना कहीं किसान बिल के समर्थन में है और सरकार के साथ है, और उनका राजनीतिक दल से संबंध होने के नाते उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मांग किया है कि कमेटी में जो लोग भी हों वह निष्पक्ष हों, चाहे उसमें कोई न्याय विभाग का पूर्व अधिकारी हो, मृतकों के परिवार के लोग हों, आंदोलनरत किसान नेता व सम्मानित लोग भी कमेटी में शामिल हो सकते हैं, जिससे जो किसानों को घाव लगा है उस पर मरहम लगाया जा सके और इसका समाधान भी निकल सके। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि गणतंत्र दिवस पर लोगों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान कानून तोड़ेंगे, लेकिन किसान भाई ऐसा नहीं करेंगे और वह कानून का पूरी तरह पालन करेंगे। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसान कानूनों के संबंध में कमेटी गठित की थी 4 सदस्यों की। उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने अपनी स्थिति को देखते हुए, किसानों के कानून को देखते हुए, किसानों के खिलाफ जो कानून है उसको देखते हुए और जो किसानों की हालात है, किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, पंजाब के हित में अपनी इसमें जो सदस्यता थी, जो बनाया गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, उसको वापस ले लिया है। अब कमेटी में 3 सदस्य रह गए। 3 सदस्यों का हाल भी वही है, क्योंकि तीनों सदस्य, इनमें से एक सदस्य पहले ही आर्टिकल द हिंदू और अखबार में लिख चुके हैं किसान के जो तीनों कानून हैं उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में। दूसरे सदस्य हैं वो भी आर्टिकल लिख चुके हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं और कृषि कानूनों को ना वापस करने और कृषि कानूनों की तारीफ कर चुके हैं। तीसरे सदस्य भी इसी तरह के बयान, स्टेटमेंट, लेटर दे चुके हैं भारत सरकार को, जिसमें साफ तौर पर जा रहे वो बाइस्ड हैं, पूरी तरह से बाइस्ड हैं। कुछ राजनीतिक बातें भी आई हैं कि राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण भी निष्पक्षता कहीं न कहीं डाउटफुल हो गई। ऐसी स्थिति में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आशय की है, मांग की है कि बिना राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ना हो, निष्पक्ष हो, बिल्कुल पूरी तरह से इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसे सम्मानित और व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय किसान संगठन ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आंदोलनरत हैं, बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हो सकते हैं, मृतकों के परिवार वालों में हो सकते हैं, जिससे उनके भी जो घाव बने हुए उन पर मरहम लग सके। इस तरह से ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सच्चाई में समाधान कर सके, जैसा कि समाधान इच्छा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जताई और देश भी समाधान चाहता है। बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत कोहरे की रातें बीत चुकी हैं, 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। इस आशय की एप्लीकेशन हमने, पिटीशन जो है अपनी मूव की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और दूसरी बात, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने थ्रू दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर ट्रैक्टर रैली किसान करेंगे। देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का है, पूरे देश का
कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हमारा उत्सव है, महोत्सव है। इसे हम सभी देशवासी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, पूरे दिल से, दिमाग से, जुबान से पूरी तरह से मनाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी बात, कानूनी बाध्यताएं वाली बात है। नई दिल्ली परिक्षेत्र, जिस क्षेत्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की यात्रा, बीटिंग रिट्रीट, तैयारियां, रिहर्सल जो भी होने हैं 3 दिन 4 दिन, उन सब में धारा 144 पहले से ही लगी हुई है। और धारा 144 सीआरपीसी साफ तौर पर कहती 5 से 7 8 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कानून है, लॉ है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में और मांग करना और एप्लीकेशन लगाना, ये पूरी तरह से कोर्ट का टाइम खराब करना है, भ्रमित करना है भारत सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा। जब धारा 144 लगी और उसके बड़े बड़े बोर्ड हर तरफ नई दिल्ली परिक्षेत्र में जब भी आप घुसेंगे तो उसमें ये बोर्ड लगे हुए हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि धारा 144 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। हमारे क्लाइंट जो किसान संगठन है भारतीय किसान लोक शक्ति, लेकिन कानून तोड़ने में बिल्कुल कभी विश्वास नहीं करते। ये इस बात से सरकार को, पुलिस को आश्वस्त रहना चाहिए। जनता में पुलिस को लेकर किस तरह की चर्चा बनी रहती है, कभी उनकी अच्छाइयों की तो कभी उनकी बुराइयों को। महराजगंज जनपद पुलिस ने आज एक ऐसा मिसाल पेश किया है कि जगह जगह उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है। मामला जनपद में तैनात यातायात प्रभारी विनोद यादव का है। अभी पिछले दिन रात को 9 बजे गश्त के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ कड़ाके की ठंड में घूम रहे मासूम को यातायात प्रभारी विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में बैठाकर सदर कोतवाली में लाकर उसको गर्म कपड़े व खाने पीने का व्यवस्था भी कराया। अभी इसका जगह जगह चर्चा चली रहा था कि आज सुबह जिला मुख्यालय स्थित बैकुंठपुर आवास में रहने वाली एक महिला अमरीन ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग लड़की कहीं घर से गायब हो गई है। यातायात प्रभारी ने इसकी तत्काल सूचना कोतवाली सदर में देकर मामले को लेकर सतर्क हो गए और अपनी टीम को जनपद की कई जगहों पर लगा दिया है। जनपद की घुघली रेलवे स्टेशन पर उक्त लड़की को बरामद कर लिया गया है। उक्त लड़की को कोतवाली में लाकर उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। उक्त यातायात प्रभारी की कार्यशैली से नगर में हर जगह प्रशंसा किया जा रहा है। क्या हुआ था बताइए? 5 बजे हमारी लड़की चली गई थी अपने आप बिना कुछ कहे सुने। मैं सर के पास आई, सर के पास कहने लगी, सारा बात बयान किया। सर हमारे मदद किए, वो गाड़ी तक हमको छुड़वाए, वहाँ घुगली मिली जाके, और वहीं से हम लेके आए। फिर हमारा यहाँ तक भी मदद किए सर, यहाँ से हमको किसी तरह से छुटकारा भी दिलवाया। यहाँ भी अब सही सलामत हम अपने बच्ची को लेकर जा रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक का 18 जनवरी 2021 को 2 बजे जनपद आजमगढ़ में आगमन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जनपद की मिर्जापुर ब्लॉक की न्याय पंचायत पेल्ड्रा के ग्राम सिरवा में ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर पांडे द्वारा आयोजित संगठन सृजन की बैठक में भाग लेंगे। जनपद में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में संगठन सृजन अभियान के माध्यम से न्याय पंचायतों के गठन का कार्य तीव्र गति से चलाया जा रहा है। अब तक 107 न्याय पंचायतों के गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मणिन्द्रनाथ मिश्रा ने 3 जनवरी 2021 से जनपद में रुके हुए हैं। लगातार न्याय पंचायतों की बैठक में शामिल हो रहे हैं और संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही कांग्रेस का संगठन प्रत्येक गांव में होगा। आज जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अब कोरोना पर हमारी जीत होगी। टीकाकरण का कार्यक्रम आज से चालू हो गया है। आज 4 केंद्रों पर 400 लोगों का टीका किया जाएगा, जिसका विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया। प्रत्येक केंद्र पर रोजाना 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। जिला अस्पताल के वैक्सीन भवन के ILR ने वैक्सीन टीका सुरक्षित रखा गया है। प्रथम चरण में 16,089 लोगों पंजीकृत हैं, जिनके लिए 19,320 डोज वैक्सीन मिली है। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में टेलीविजन पर प्रधानमंत्री द्वारा चरणबद्ध कोरोना टीकाकरण के संबंध में दिए जा रहे संबोधन को देखा गया। आज सुनाते हैं कि जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। आज आजमगढ़ में 4 जगह पे शुरुआत हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन आज से दी जाएगी, जिसमें जिला महिला अस्पताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिलेरेगंज और लालगंज 4 जगह पे टीकाकरण हो रहा है। प्रथम चरण में हमें 19,320 वैक्सीन के मिली है लोगों को लगाने के लिए, और इसका जो आज पहला दिन आज है, इसका दूसरा डोज जो लगना है वो 15 फरवरी को लगना है। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सर, पब्लिक के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, इसलिए कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए,
जो भी भारत सरकार ने वैक्सीन दी है पूरी तरह ट्राई टेस्टेड सेफ है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी अफवाह जो फैला रहा है वो गलत तरीके से फैला रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और जो सरकार ने बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसमें पूरा भरोसा रखें, किसी तरह का कोई इसमें समस्या नहीं है। और आज उसको पहला चरण जो हो रहा है, हमारे सभी जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है सरकारी जो है, उन पे आज पहली डोज वैक्सीन की दी जाएगी। तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक इसमें आई नहीं है वैक्सीन में, और सबको पूरा विश्वास है कि नहीं आएगा। सर, रखरखाव को लेकर और कब तक आएगा और भी वैक्सीन आने की? देखिए, जनपद में एक वैक्सीन का स्टोर बनाया गया है जिसमें कि पूरा जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। और साथ में सभी PSC 21 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, सब जगह पे ऑलरेडी वहाँ पे फ्रीजिंग की मतलब पूरी टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था पूरी है वैक्सीन के स्टोरेज की, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और बिजली भी वहाँ पे पर्याप्त है, और बिजली के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है जिससे किसी भी तरह से कोल्ड चेन में दिक्कत ना आए। सर लगातार अभियान चलाया जाएगा, इसका कैसे क्या होगा? देखिए, सरकार इसमें क्योंकि पूरा सेंट्रली मॉनिटर्ड है, जो डेट जो आएंगी उस डेट के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, कितने लोगों को लगना है, जो बाकी है उनको कब लगेगा? अभी आज शाम को बाकी क्लियर होगा, आज पहला दिन है, आज 4 जगह पे लग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट डेट जो आज आजमगढ़ जनपद में 4 जगहों पे 4 सेशन पर लगेगा। राजकीय महिला चिकित्सालय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, CSC बिलरियागंज और CSC लालगंज, इन 4 जगहों को चुना गया है। प्रत्येक जगह पे 100 लोगों का लगेगा, 100 लोगों को टीका लगेगा। हमारे जनपद में कोविशील्ड वैक्सीन के 19,320 डोज आ गई है। आज हम ये 400 लोगों का टीकाकरण करने जा रहे हैं, और जो कार्ड हमको देंगे इनको, उस पर इनको सेकेंड डोज 15 फरवरी को लगेगा, 15 फरवरी 2021 को लगेगा। अगले चरण के लिए अब इसके बाद 16 के बाद कब टीकाकरण होगा, इसकी सूचना जैसा भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेगी उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सर, पहले हम लोगों को जानकारी दी गई कि 21 केंद्रों पर होगा। हम लोगों की पूरी तैयारी थी, 21 केंद्रों के लिए 2100 लोगों की वैक्सीन भी आ गई थी, लेकिन फिर शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये सेशन साइट कुछ कम किए गए। उसी के क्रम में आजमगढ़ में 4 जगहों को चुना गया है। सर, आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम? हमारे यहाँ जो हमारी AFI कमेटी है, टीम है, वो हर जगह अलर्ट है। महिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में और हर जगह हमारे मेडिकल अफसर्स और डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं सर, तो उसके लिए कैसे मरीज मिलेगा, क्या होगा, उसके लिए कोई नंबर जारी किया गया? वो सब नंबर जारी है। चूँकि अभी पहली बार में स्वास्थ्य कर्मियों का ही लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं आनी है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सिवली गांव में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी जनाब फातिमा जहरा की शहादत के मौके पर इमाम बारगाह सानिया ज़हरा में मजलिस संपन्न हुई, जिसमें मौलाना वसी हसन खान खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम की पहले दहशतगर्दी मदीने से शुरू हुई। रसूल की मृत्यु के बाद इकलौती बेटी जनाब फातिमा जहरा के घर में आग लगा दी गई। जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा जहरा के पहलू पर गिरा। यह अत्याचार उनके मानने वाले मुसलमानों ने किया। उन्होंने एकता पर बल देते हुए कहा कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के भाई हैं और आपस में प्रेम बांटते हैं। ये अलग बात है कि कुछ सियासी पार्टियां एक दूसरे को लड़ाने में लगी हैं, लेकिन जनता में आज भी प्रेम की भावना जागृत। मुल्क से मोहब्बत सबसे बड़ा देश प्रेम है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजुमन सिपाही मेहदी क्षेत्र के जनता ने सहयोग किया। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद रसी, समीम हैदर, जो जुल्फिकार हैदर, अंजुमन सिपाही मेहदी के सदर फैजी कायम, रजा साहिब आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संचालन सागर आजमी, अध्यक्षता फजल अब्बास ने किया। और मेरा बाप रसूलुल्लाह है और सारे नबियों के सरदार हैं। सैयदुल औसिया, और मेरा शौहर सारे बस्तियों का सरदार है। कल इन्होंने कहा कि साहब जो है वो कोई कह रहा था कहाँ ये लिखा है, तो हमने कहा भैया किताब तो हम लिए थे, अभी याद और ले जाते इसे करते। अगर वो साहब तशरीफ फरमा है तो बिहार में हुआ जेल नंबर 33 पेज नंबर 3 अगर नंबर दिया हो तो इनको हमने कल दिखला दिया था कि ये लिखा, और रुकने नहीं था, आगे भी था और सोचा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। बात यहाँ से शुरू हुई थी
कि साहब इन औरतों को जनाब फातिमा से बुलवाने की क्या जरूरत है। ये बात कल आई थी टर्मिनल में, हमने क्या अर्ज किया कि इसलिए अगर आज हम नहीं बुलवाते तो कल तुम लोग फंस जाओगे। क्या इसलिए कि इनके बारे में पैगंबर की हदीस आने वाली है, लौला अलीयुन लमा काना कुफ्वन लिफातिमा, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ्र न होता। अब अगर आज फातिमा नहीं बोलती है तो कल को एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि साहब कैसा कुफ्र, अली तो पैदा होते ही बोल रहे हैं, तिलावत कर रहे, फातिमा कहाँ बोले, एक बात कर दे, उसकी बात आगे बढ़ाते हैं। वाकई इस हदीस का मतलब क्या है? कुफ्र के माना क्या है? हर आदमी अपने अपने एतबार से कुफ्र, कहीं होता है कुफ्र का मतलब नजीबुत तरफ़ैन होगा। क्या होता है? नजीबुत तरफ़ैन होगा कि साहब ये भी सैयद है तो इनको भी सैयद होना चाहिए, कहीं ये होता है। हमारे इलाके में जाइए तो जो हम लोग गाँव है 14 कोस 14 गाँव। बोखड़ा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को कोविड के टीकाकरण की शुरुआत डीएमओ डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव, एसडीओ नवीन कुमार, बीडीओ रीता कुमारी, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एजाज अहमद ने सामूहिक रूप से फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस बाबत डीएमओ श्री यादव ने सर्वप्रथम पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में शुरुआती टीकाकरण का वीडियो दिखाकर जागरूक करते हुए शुरुआत में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा दीदी सहित सभी मिलाकर 100 लोगों की सूची में से 100% पूरा किया गया। जानकारी देते हुए सीएम डीएमओ ने कहा है कि टीकाकरण के बाद सभी लोगों को आधा घंटा अवलोकन कक्ष में रहना अनिवार्य है। किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्रभारी चिकित्सक से संपर्क करना है। 28 दिन बाद दूसरा खुराक लेना अनिवार्य होगा और दूसरे चक्र में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत होने की खबर मिलते ही प्रखंड क्षेत्र के ग्राम आम लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अनिल कुमार, डॉक्टर संतरण, बीसीएम लवली कुमारी, राम कृपाल, चंदन कुमार, रत्नेश कुमार सहित सभी लोग उपस्थित थे। जनवरी से जो पूरे देश में 370, बिहार में 370 रखा गया था, जिसे बोखड़ा का भी चिन्हित किया गया था, जिसका लक्ष्य 100 दिया गया था। 100 लोगों को हम लोगों को कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण देना था और हम बहुत फख्र के साथ कह रहे हैं कि ये मेरा अचीवमेंट सिर्फ नहीं है, हमारे बोखड़ा टीम की सब लोगों का अथिक प्रयास से हम लोगों ने 100% अचीवमेंट को किया। यह हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। आज 16 जनवरी 2021 भारत के लिए निश्चय ही गौरव का दिन है, जब कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अंतिम पायदान कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया और सीतामढ़ी में 8 जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। इसमें बोखड़ा सीएचसी भी एक केंद्र था। यहाँ 100 का लक्ष्य दिया गया था और मुझे फक्र है कि सभी 100 स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ सफलतापूर्वक टीके लगा लिए हैं और वे सभी बिना किसी AEFI के घर गए हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति निश्चय ही कोरोना मुक्त भारत के अभियान में एक पहला कदम है। आगे भी इस अभियान को जारी रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि सीतामढ़ी कोरोना मुक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगा और हमेशा 100% लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में संपन्न होने वाले निर्वाचन की तैयारियां किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र स्थलों की सूची तैयार कर ली जाए तथा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सूची को अंतिम रूप प्रदान करने की कार्रवाई पूर्ण करा ली जाए। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई डिजिटल ई बुक के माध्यम ई बुक के अध्याय 2 मतदान केंद्र स्थल के बिंदु 2.2 में मतदान केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में चिन्हीकरण किए जाने हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में मतदान केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में चिन्हीकरण किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी पुलिस अध्यक्ष, तहसीलदार सदस्य सचिव, तहसील अंतर्गत समस्त खंड विकास अधिकारी सदस्य तथा तहसील अंतर्गत समस्त थानाध्यक्ष सदस्य होंगे।
प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्षेत्र के अमरौड़ा में आयोजित हुए समरसता भोज समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा। इसके पश्चात गांव और क्षेत्र के लोगों ने बड़े ही भक्त भाव से प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि जात धर्म से ऊपर मानव जात है, इसलिए मानव सेवा की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि आज लोग जात धर्म में बंटकर एक दूसरे का सहयोग करना कम करने लगे हैं, किंतु वहीं पर समाज सेवा के क्षेत्र में मंडल महामंत्री जेठवाड़ा शैलेंद्र मिश्र रुदन ने लोगों के लिए मिसाल है, जो जात धर्म से परे होकर लोगों की सेवा को ही धर्म मानते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अमरौड़ा गांव के विकास के लिए गांव में पानी की टंकी, गांव में पर्याप्त रूप से बिजली की सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए ट्रांसफार्मर एवं जिन पूर्वों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन पूर्वों में विद्युतीकरण कराने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले अधिकांश सड़कों को जल्द ही डामरीकरण कराए जाने की बात कही। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की समयानुसार यथासंभव मदद करते रहना चाहिए। हमारी ग्राम सभा उमरौड़ा में सामाजिक समरसता का भोज का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जिला के जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जिला महामंत्री अशोक मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, यही सब लोग जो बाकी के दल थे हम सबको बांट दिए थे, समाज से दूर कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ समाज को एक सूत्र में बांधने का एक कार्य है। इसी के लिए हम सब लोग मकर संक्रांति के अवसर पर समरसता भोज का आयोजन करते हैं और आज यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम सभा से आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आजमगढ़ में अग्रवाल धर्मशाला में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं उद्योग व्यापार मंडल नगर के युवा अध्यक्ष परितोष रुंगटा बंटी के दादाजी स्वर्गीय मुरलीधर रुंगटा के निधन पर एक शोक सभा आयोजित किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यापारी गण उपस्थित होकर स्वर्गीय मुरलीधर रुंगटा की स्मृतियों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए। इसमें मनोज कुमार बर्नवाल अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल नगर ने दिवंगत आत्मा की स्मृतियों को याद करते हुए बताया कि स्वर्गीय रुंगटा ने जमीन से उठकर व्यापार तथा व्यापारियों में अपनी अलग पहचान बनाई। वो सरल मृदुभाषी तथा असहायों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। इसी क्रम में नगर महामंत्री जयप्रकाश बर्नवाल ने भी स्वर्गीय रुंगटा की स्मृतियों को ताज़ा किया। शोक सभा में अशोक बर्नवाल, मोहम्मद मोज़्ज़ै, मनोज बर्नवाल, सुवाल प्रजापति, विवेकानंद सेठ, जयप्रकाश सेठ, पवन अग्रवाल, कमल कुमार गुप्ता, चंद्रमा प्रसाद गुप्ता, संजीव मदेसिया, सौरभ डालमिया, आलोक सिंह, पद्माकर लाल वर्मा, संजय गुप्ता, आशीष गोपाल, सुवाल प्रसाद कौड़, विवेक सिंह आदि लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह सफलतापूर्वक गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों, कार्यालयाध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने विभागों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कार्यालयों पर लाइटिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त ईओ, नगर पालिका, नगर पंचायतों को निर्देश दिए कि चौराहों पर जो महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित है उसकी सफाई कराकर उस पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही उन महापुरुषों की मूर्तियां जो नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों के बाहर स्थित है उनकी भी सफाई कराकर उन पर माल्यार्पण कराएंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ईओ, नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देश दिए कि मलिन बस्ती रैदोपुर एवं कुंडीगढ़ की साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में बीती रात चोरों ने सर्दी और कोहरे का लाभ उठाकर एक ही गांव से 3 घर में सुशील कुमार, अरविंद तथा सत्यनारायण के घरों से लगभग 3.5 लाख के सोने चांदी की जेवरात तथा लगभग 93,000 नगद सहित लाखों रुपए की चोरी कर चोर भाग गए। सुबह जब गृह स्वामियों की आंख खुली तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त देख होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर पूछताछ की। क्या कुछ कहा पुलिस गृह स्वामी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या ये सर करीब 1 या 1.5 बजे की रात को है और एक काफ़ी हमारे वाइफ के मतलब में ये कान के तोड़ियाँ 7 जोड़ी बिछिया वगैरह 2-3 जोड़ी सोना की मंगलसूत्र हार। अच्छा, कितनी बजे की घटना है ये? लगभग जी है 1 बजे रात। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम लोग दूसरे वाले घर में लेटे थे। पुलिस को सूचना दी है? आई थी पुलिस? क्या कहना है पुलिस का? आ गए, देख गए।